हेलो स्टूडेंट, खुला आसमान स्टडी अड्डा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुनः आज लेके फिर आ गया हूँ साइंस मॉडल सेट 2 का ऑब्जेक्टिव। यह वीडियो पार्ट 4 होने वाला है, क्योंकि इससे पहले मैंने वीडियो 3 पार्ट में साइंस का ऑब्जेक्टिव बनाया है। मैंने साइंस का मॉडल सेट 1 को पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ, और साइंस का मॉडल सेट 1 को 2 पार्ट में बनाया हूँ, और साइंस का मॉडल सेट ये दूसरा चल रहा है, इसका भी मैं 2 पार्ट बनाऊंगा, जिनमें से वीडियो पार्ट 3 जो बनाया हूँ ये भी साइंस का मॉडल सेट 2 का ही है, वो वीडियो पार्ट 3। आज मैं साइंस मॉडल सेट 2 का वीडियो पार्ट 4 बना रहा हूं, और इसमें भी मैं बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न को कलेक्ट करके 40 प्रश्न लाया हूं। ये चलेगा प्रश्न आपको 41 से लेकर के वो चलेगा आपको 80 तक चलेगा। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं और अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है इसमें। देखिए थोड़ा बहुत इधर नॉइस देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ बगल में कुछ जानवर है जो आवाज लगा रहे हैं। आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे कौन सा जानवर है। चलिए ज्यादा हम देर नहीं करते, अपने वीडियो पे चलते हैं। तो देखिए 41 नंबर प्रश्न है आपका, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, आप लोग जानते ही होंगे कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए कहां है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन 41 प्रश्न का जो है जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए इसको ध्यान से देखिएगा, कहीं पर किलोमीटर रहेगा, कहीं पर सेंटीमीटर, तो ये सब पर ध्यान नहीं देना है। जब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो तो वही होगा प्रकाश की चाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 42 पे। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। तो दाढ़ी यानी हजामत बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में समतल बीम है, उत्तल सीम है, अवतल डीम है, कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने अर्थात हजामत बनाने में जो होता है आपका अवतल का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 43 गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या है। तो देखिए गोलीय दर्पण की जब फोकस दूरी आपको पूछा जाए, जब गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए कि वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण की फोकस दूरी से 2 गुनी होती है। लेकिन यहाँ पे फोकस दूरी को पहले बोला कि फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो वो आधी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आधी होती है। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। साइड मिरर, देखिए मिरर को हिंदी में हम दर्पण ही बोलते हैं, ये नहीं तो मिरर देखें तो कंफ्यूज हो जाइएगा। साइड मिरर अर्थात पश्च दृश्य दर्पण, साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है। तो पीछे देखने, गाड़ी के जो आप लोग देखते होंगे पीछे देखने वाली आईना के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, तो वो होता है उत्तल मिरर अर्थात उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। मिरर मीन्स दर्पण ही होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, 45 नंबर प्रश्न को। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है क्या। यहाँ पर ऑप्शन दिया है N2, बीम दिया है N2 मीन्स नाइट्रोजन, बीम दिया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर सीम दिया ऑप्शन ऑक्सीजन अर्थात O2, डीम दिया है NH3 अमोनिया। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस होता है वो होता है आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट चलते 46 नंबर प्रश्न की ओर। स्नेल का नियम है, आप लोग इसको जानते होंगे कि स्नेल का नियम क्या है, तो म्यू, इसको हम म्यू बोलेंगे, तो म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा आपका, आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ में विचलित हो जाती है, उसे कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह पथ अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो इस घटना को कहते क्या है, तो इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए ऑप्शन ए में प्रकाश का अपवर्तन, तो यही ऑप्शन हो जाएगा आपका, प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। ठीक, चलिए ध्यान से देखते हैं 48 नंबर प्रश्न को। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। जो दंत विशेषज्ञ होता है वह दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करता है,
तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए दिया है समतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है अवतल दर्पण, डी में है इनमें सभी। तो देखिए सभी नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा, तो सी अवतल दर्पण का प्रयोग दंत विशेषज्ञ दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है अवतल दर्पण का। चलिए 49 प्रश्न को देखते हैं। एक कूलाम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? तो देखिए एक कूलाम जो विद्युत आवेश होता है वो कितने प्रोटॉन से बनता है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6.25 गुने 10⁻18 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन भी बोलेगा तब पर भी होगा 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मान समान होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज जो है वो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें 51 नंबर प्रश्न को हम, कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तो देखिए ऑप्शन में दिया गया है आपको, ऑप्शन ए में है अवतल लेंस, बी में है उत्तर लेंस, सी में दिया है ए और बी दोनों, डी में दिया है कोई नहीं। तो देखिए अपसारी लेंस जो कहलाता है आपका वो कहलाता है अवतल लेंस। उत्तर लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस। उत्तर लेंस को हम क्या बोलते हैं? उत्तर लेंस को हम बोलते हैं अभिसारी लेंस, यानी कि अवतल लेंस को बोलते हैं अपसारी लेंस और उत्तर लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस। तो इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 52। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। भारत में जो उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है वो होती है 50 Hz, 50 हर्ट्ज होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 53। Zn प्लस CuSO4 समीकरण ZnSO4 प्लस Cu रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो कैसा अभिक्रियाएं हैं? तो देखिए इसमें क्या है कि Zn जो है जब कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 से अभिक्रिया करता है तो ये कॉपर को विस्थापित कर देता है और बनाता है ZnSO4, और कॉपर को विस्थापित कर दिया, अर्थात यह अभिक्रिया कहलाएगी विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो शोषण देखिए, शोषण के दौरान ऊर्जा निकलती है, तो जब ऊर्जा निकलेगी तो उसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अम्ल एवं क्षार के बीच अभिक्रिया होने से, यानी कि अम्ल एवं क्षार के बीच अभिक्रिया होने से लवण एवं जल बनता है, यह अभिक्रिया कहलाती है। जब अम्ल और क्षार के अभिक्रिया से लवण और जल बनेगा तो वह अभिक्रिया कहलाएगी उदासीनीकरण अभिक्रिया। यह जो है प्रश्न उदासीनीकरण अभिक्रिया का परिभाषा भी कभी कभी क्लास 10th में पूछ देता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो आप इसे ही लिख दीजिएगा हेडिंग लगा कि अम्ल एवं क्षार के बीच अभिक्रिया होने से लवण एवं जल बनता है, यह अभिक्रिया आपको क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न देखते हैं। नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तुओं को कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है, इस क्रिया को कहते हैं। जब हम लोहे की किसी भी वस्तु को हम वायु के नम वायु की उपस्थिति में कहीं रख देते हैं तो उसमें जंग लग जाता है, यह क्रिया क्या कहलाती है? यह क्रिया कहलाती है आपको संक्षारण कहलाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 57। चूना पत्थर या खड़िया का अनुसूत्र है। तो चूना पत्थर या खड़िया का अनुसूत्र होता है CaCO3, अर्थात इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। संगमरमर का भी सूत्र यही होता है CaCO3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 58 देख लेते हैं। लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का होता है इसे लाइकेन के पौधों से प्राप्त किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाइकेन हो जाएगा। लाइकेन से ही लिटमस विलयन जो होता है प्राप्त किया जाता है। चलिए 59 प्रश्न देख लेते हैं। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ क्या है? तो एम दिया है धोबन सोडा, बी में दिया है बेकिंग पाउडर, सी में दिया है फिटकरी, डी में दिया है विरंजक चूर्ण। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए हम विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। किसका? विरंजक चूर्ण का। इसका सूत्र होता है CaOCl2 होता है। चलिए 60 नंबर प्रश्न देखते हैं। स्टेनलेस स्टील
मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु किसका है? तो ऑप्शन ए में है लोहा का, बी में है एल्यूमिनियम, सॉरी यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन में होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का, सी में दिया है तांबा का और डी में दिया टीन का। तो स्टेनलेस स्टील जो मिश्र धातु होता है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोहा का होता है। देखिए स्टेनलेस स्टील जो होता है वह 3 तत्व से मिलकर बनता है। उसमें होता है Fe यानी लोहा, उसमें होता है निकेल और होता है क्रोमियम। ये तीनों लोहा, निकेल, क्रोमियम, Fe, Ni और Cr यानी क्रोमियम को तीनों को मिलाकर के आपको स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 61 नंबर प्रश्न में है, कहता है प्रश्न की सिनेबार किसका अयस्क है? तो इसमें ऑप्शन दिया है तांबा, बी में है पारा, सी में है सल्फर, डी में है सिलिकॉन। तो देखिए सिनेबार जो होता है आपका वो पारा यानी कि मरकरी का अयस्क होता है। सिनेबार का सूत्र होता है आपका Hgs और ये पारा का संकेत होता है Hg। तो ये समझ गए होंगे अच्छे से। चलते हैं अब 62 नंबर प्रश्न की ओर। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है? ए में है सिंगल बॉन्ड CHO, बी में है सिंगल बॉन्ड CO, सी में ऑप्शन है सिंगल बॉन्ड OH, डी में सिंगल बॉन्ड COOH। तो देखिए एथेनॉल का जो क्रियाशील मूलक होता है वह एथेनॉल का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा ऑप्शन, सिंगल बॉन्ड OH। देखिए ये जो होता है सिंगल बॉन्ड CHO ये होता है आपका एल्डिहाइड का होता है। किसका होता है ये? एल्डिहाइड का। ये होता है आपका जो दिया है सिंगल बॉन्ड CO ये होता है कीटोन का। और डी में जो दिया है आपका सिंगल बॉन्ड COOH ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक। लेकिन पूछ रहा था आपको एथेनॉल का, तो एथेनॉल का हो जाएगा सिंगल बॉन्ड OH। चलिए आगे बढ़ते हैं 63 नंबर प्रश्न की ओर। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को कहा जाता है। तो आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को कहा जाता है वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो वर्ग कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न 64 देखते हैं। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन ए में है संतरा, बी में है टमाटर, सी में है सिरका, डी में है इमली। तो देखिए ऑक्सैलिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत होता है वो टमाटर होता है। अब संतरा में क्या पाया जाता है? तो संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर 65 पे चलते हैं। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो ए में है विरंजक चूर्ण, बी में है जिप्सम, सी में है चूना पत्थर, डी में है कच्चा चूना। तो देखिए ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। ये जिप्सम का सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? ए में है मेथेनोइक अम्ल, बी में है प्रोपेनोइक अम्ल, सी में है एथेनोइक अम्ल और डी में दिया है टार्टरिक अम्ल। तो देखिए आपका एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम जो होता है वो होता है एथेनोइक अम्ल होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है। ए में है सोचने के लिए, बी में है हृदय स्पंदन के लिए, सी में है शरीर का संतुलन बनाने के लिए, डी में दिया है सभी। तो मस्तिष्क होता है ये तीनों कार्य करता है, इसलिए यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 68 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1 kWh अर्थात 1 किलोवाट घंटा तुल्य है अर्थात बराबर है, किसके बराबर है? तो देखिए 1 किलोवाट जो तुल्य होता है बराबर होता है वह होता है आपको बी नंबर देखिए 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा? तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 69 मानव शरीर का समान रक्तचाप होता है। तो मानव शरीर का समान रक्तचाप जो होता है 120/80। 120 बटे कितना होता है? 80। मानव शरीर का समान रक्तचाप 120/80 होता है। चलिए ध्यान से आगे पढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन 70 नंबर में देख लेते हैं। रक्त में आयरन यानी Fe के कमी से होने वाला रोग है। तो रक्त में, ब्लड में यानी खून में
लोहा की कमी से, आयरन की कमी से जो होता है आपको बीमारी होती है, एनीमिया बीमारी होती है, एनीमिया। चलिए 71 प्रश्न देखते हैं। वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं। तो वृषण द्वारा जो स्रावित हार्मोन होता है उसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग देखिए, वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छे से ध्यान पूर्वक देखिएगा और ये वीडियो देखते देखते ही आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा यहां 80 तक वीडियो में। तो देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं 72 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है। तो मास्टर ग्रंथि आप जानते होंगे कि पिट्यूटरी ग्रंथि को ही हम कहते हैं क्या, मास्टर ग्रंथि। इसी को बोलते हैं हम पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। मास्टर ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि कहते हैं। चलिए 73 देखते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है। तो मनुष्य में जो लिंग निर्धारण करता है वह लिंग क्रोमोसोम। कौन करता है? लिंग क्रोमोसोम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 74। बेंजीन का अनुसूत्र होता है। तो बेंजीन का अनुसूत्र होता है ऑप्शन नंबर सी देखिए C6H6 होता है। ये ऑप्शन नंबर बेंजीन का जो अनुसूत्र होता है C6H6, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में जो होता है वह 7 आवर्त होते हैं। कितने होते हैं? आवर्त 7। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए वर्ग या फिर समूह कितने होते हैं, तो वो होता है 18। वर्ग या समूह पूछा जाए तो वो 18 होता है। या आपको ये भी पूछ दिया जाए कि स्तंभ कितने होते हैं, वर्ग पूछे, समूह पूछे या स्तंभ पूछे, तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 होता है। लेकिन यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त होते हैं तो वो 7 होते हैं। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट 76 देखते हैं। डोबेराइनर के 3 तत्वों के वर्गीकृत समूह को क्या कहते हैं? तो डोबेराइनर के 3 तत्वों के वर्गीकृत समूह को त्रिक कहते हैं। हम क्या बोलते हैं? त्रिक नियम बोलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 76 का। देखिए अष्टक नियम जो है वह न्यूलैंड्स ने दिया। अष्टक नियम को किसने दिया? न्यूलैंड्स ने। लेकिन त्रिक नियम को दिया था डोबेराइनर ने। इसे याद रखिएगा आप लोग। चलिए 77 देखते हैं। शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? तो शरीर का तापमान नियंत्रित होता है आपका हाइपोथैलेमस में होता है। कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में। 78 नंबर प्रश्न को देखिए। हीलियम यानी He कैसा तत्व है? तो हीलियम एक अक्रिय तत्व है। ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हीलियम एक अक्रिय तत्व है। 79 प्रश्न को देख लेते हैं। 79 नंबर प्रश्न को कि kWh अर्थात किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? शक्ति का या विभवांतर का या प्रतिरोध रोधकता का या डी में है ऊर्जा का। तो ये जो होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये किलोवाट घंटा मात्रक किसका है? तो ऊर्जा का मात्रक है। 80 नंबर और आज का लास्ट प्रश्न को देखते हैं हम। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है आपका? टेस्ला होता है। क्या? टेस्ला। ये जो एम्पियर दिया है ये विद्युत धारा का मात्रक है। वाट होता है शक्ति का मात्रक। अब वोल्ट होता है विभव या विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा था चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला। तो चलिए आज का जो वीडियो है मैं यहीं पे समाप्त करने वाला हूं, क्योंकि ये मैं आज मॉडल सेट जो है साइंस का मॉडल सेट 2 को कंप्लीट कर दिया हूं। ये वीडियो पार्ट 4 बनने वाला है। तो अब जो है नेक्स्ट मैं साइंस का मॉडल सेट 3 लाने वाला हूं। वो वीडियो पार्ट 5 में लाएंगे। आप लोग इसी तरह चैनल पे बने रहेंगे। अच्छे आप लोगों के लिए कंटेंट लाते रहेंगे। जब मैं साइंस का मॉडल सेट को कंप्लीट कर दूंगा पुनः 5 मॉडल सेट को, तो मैं पुनः आप लोगों के लिए वो सोशल साइंस अर्थात SST का मॉडल सेट मैं 5 उतारूंगा। वो खत्म हो जाने के बाद आपको मैथ को बता दूंगा। यानी एग्जाम में इतना मैं आपको तैयारी करके यहाँ से भेजूंगा कि आपका एक भी प्रश्न वहां पे ना छूटे ऑब्जेक्टिव में। तो आज के लिए मैं इतना ही आपसे इजाजत लेना चाहता हूं। जय हिंद।